जाति इस बात के लिए संघर्षरत थी कि हमें हमारे अधिकार कैसे सुरक्षित की जाए। और वही बात धीरे धीरे जो पहले हमको कुछ राइट्स मिले हैं, वो साउथ बैरो कमेटी के बाद जो ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1919 बना, उसमें हमको कुछ अधिकार मिले। इसके बाद साइमन कमीशन के बाद गोलमेज कॉन्फ्रेंस हुई लंदन में। उसके बाद जो नतीजा है, जो कम्युनल अवार्ड आया, कम्युनल अवार्ड के बाद जो उसमें षड्यंत्र हुआ और उसका नतीजा पूना पैक्ट के रूप में आया। और उस पूना पैक्ट के बाद 1935 का एक्ट आया। आपको ध्यान रखना होगा कि उस टाइम तक 1935 के एक्ट में, उससे पहले डिप्रेस्ड क्लासेस नाम से, ये जो दलित वर्ग था डिप्रेस्ड क्लासेस नाम से जाना जाता था, जो ये शेड्यूल कास्ट नाम मिला वो 1935 के एक्ट में मिला। और उसके बाद जो 47 का संविधान बना उसमें भी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब। कुल मिला के जो मैं कहना चाह रहा हूं वो बात ये है कि स्वतंत्रता से पहले सामाजिक न्याय की मांग के लिए हमारे महापुरुषों ने संघर्ष किया, और वो एक आधार था जो हमें राजनीतिक लड़ाई पे खड़ा कर सकता था। संविधान में हमें दो महत्वपूर्ण चीजें मिली, एक था पार्लियामेंट्री सिस्टम और दूसरा था वोट का अधिकार। और इस बात को माननीय कांतीराम साहब ने पूरे बहुजन समाज को समझाया कि आप एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में जी रहे हो, और लोकतांत्रिक व्यवस्था में जिनकी संख्या ज्यादा होती है उनका राज होता है। आपको वोट का अधिकार मिला हुआ है, अगर आप अपनी वोटों का बहुमत बना ले तो आप इस देश के राजा बन सकते हो। उन्होंने कई बार कहा कि जो इस देश की या दुनिया की कोई भी शासक कौम है, उसमें मैंने कभी उनके ऊपर अन्याय अत्याचार होते नहीं देखे। अन्याय अत्याचार कमजोरों पे, दलितों पे, पिछड़ों पे होते हैं। तो अगर आप अपनी भाईचारा, राजनीतिक भाईचारा के आधार पे अगर आप अपनी एक शक्ति बना लो और इस देश के शासक बन जाओ, तो ये जो रोज रोज की जो मशक्कत है, हम देख रहे हैं आज एक दिन में 3 बलात्कार हमारे समाज की महिलाओं के साथ हो रहे हैं 1 घंटे के अंदर। ये स्थिति है। अब तक कितना लड़ लोगे, कितना बलात्कार के खिलाफ आप धरने कर लोगे? रोज हमारे लोगों की नौकरियां छीनी जा रही, कितने धरने कर लोगे? आप धरने करते जाओगे, अन्याय अत्याचार बढ़ते जाएंगे। ये इसका जो सलूशन है, अगर आपको इन अन्याय अत्याचारों से मुक्ति चाहिए तो आपको ये तय करना पड़ेगा कि हम इस देश के शासक बने। ये देश हमारा है, ये मुट्ठी भर आर्य ब्राह्मणवादी लोग जो इस देश में नाजायज शासक बने बैठे हैं और दूसरी पार्टियों को डायरेक्टली इनडायरेक्टली चला रहे हैं, उनसे हमें इस देश की राजनीति को मुक्त करना होगा। हमें अपने लोग तैयार करने होंगे, और दूसरी चीज हमें अपने समाज के गद्दारों से, आज आप देख रहे हो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने आरपीआई तक संघर्ष किया। आरपीआई के बाद जो सिचुएशन डेवलप हुई, पूरा एक चमचा युग चला। कांतीराम साहब के पहले तक वहां महाराष्ट्र में एक दलित पैंथर आया, दलित पैंथर तक पूरा चमचा युग था। उसके बाद माननीय कांतीराम साहब ने देखा, उन्होंने समझा कि सिर्फ दलित बनने से हमारी समस्या का समाधान नहीं होगा, अगर हमें शासक बनना है तो दलित से बहुजन बनना पड़ेगा। तो उन्होंने जो जिसको हम 85% कहते हैं, उस समाज को आइडेंटिफाई किया कि ये जो ब्राह्मणवादी सिस्टम है उसके आधार पे ये शोषित जातियां हैं, तो ये शोषण इनका बराबर होता है, और शोषण करने वाली जो कम्युनिटी है, जो जाति है, वो है ब्राह्मण और ब्राह्मण के जो सहयोगी जाति है। उन्होंने कहा जिनका शोषण होता है वो बहुमत में है, वो एक साथ आए। सब कुछ हुआ, मूवमेंट तैयार हुआ, उत्तर प्रदेश में सत्ता स्थापित हुई। लेकिन आज क्या हो रहा है? जो युग, जो चमचा युग,
मान्यवर बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की डेथ के बाद शुरू हुआ था, वही जो तथाकथित अम्बेडकरवादी थे, जिन्होंने ये पूरा समाज को ये बता दिया था कि हो सकत नहीं तो चमचागिरी करो, जुगाड़ करो, जुगाड़बाजी करो। वही आज हमारे समाज के जो आधुनिक अम्बेडकरवादी हैं, अम्बेडकरवादी को कांसीराम साहब ने चमचा एज में कहा कि अम्बेडकरवादी 3 तरीके के होते हैं। एक होता है जो चमचे होते हैं, जो अम्बेडकरवादी चमचों को उन्होंने 3 तरीके से परिभाषित किया। एक होते हैं अज्ञानी चमचे, एक होते हैं जो लीडर टाइप के चमचे होते हैं, प्रबुद्ध चमचे, और एक होते हैं चमचों के चमचे। चमचों के चमचे उन्होंने कर्मचारी अधिकारी वर्ग को कहा, जिनको सिर्फ और सिर्फ इस बात पे ज्यादा ध्यान रहता कि हमारा पदोन्नति कैसे हो, हमारी उन्नति कैसे हो, हमारा ट्रांसफर कैसे रुक जाए। वो ज्यादातर अपनी ही चिंताओं पे रहते हैं और उसी पे वो जीवन लगाते हैं। हालांकि ये जो ट्रेंड है ये बदला। जब कांसीराम साहब आए तो उन्होंने बहुत सारे देश भर के लाखों अधिकारी कर्मचारियों ने इस ट्रेंड को बदलने का काम किया और उनके सहयोग से ये मूवमेंट आगे बढ़ा। लेकिन बाद में जो लोग लगे तो वो बाद में फिर सेपरेट हो गए। तो इस तरीके से ये कहानी उतार चढ़ाव की कहानी है। तो इन चीजों से सबक लेते हुए हम लोगों ने जब बहुजन द्रविड़ पार्टी 2019 में बनाई तो हमारा माइंड क्लियर है। ये पार्टी सोशल जस्टिस के लिए नहीं बनी है, ये पार्टी सामाजिक परिवर्तन के लिए बनी है। और सामाजिक परिवर्तन हम जानते हैं कि हम सत्ता में आके ही कंप्लीट सामाजिक परिवर्तन कर सकते हैं। इसलिए आपको इस देश की सत्ता में काबिज होने के लिए खुद को तैयार होना है, अपने लोगों को तैयार करना है, अपने लोगों को कैडराइज करना है। और इसी उद्देश्य से पिछले इसी साल 20 जनवरी 2023 से 15 मार्च 2023 तक जो हम लोगों ने बेगमपुरा भारत प्राप्ति हेतु भाईचारा यात्रा राष्ट्रीय स्तर पे, बाद में जब हमने उसको कंक्लूड किया तो वो करीब 14,500 किलोमीटर की यात्रा थी। और इस देश में ही नहीं, इस दुनिया के राजनीतिक इतिहास में इतनी बड़ी यात्रा कभी नहीं निकली, 14,500 किलोमीटर की। अब ठीक है, अभी हमारे सामने भीड़ नहीं है तो उतनी चर्चा नहीं हुई, मीडिया मनवादियों का है। हमारे जो बहुजन मीडिया है वो भक्ति में लगे हैं, कोई एक लीडर को पकड़ के लग जाएगा। हमारे भी मीडिया है, तथाकथित सोशल मीडिया, लेकिन वो भी करते भक्ति ही है। उनका भी जो है कोई न्यूट्रल स्टैंड नहीं होता, उनके अंदर ये गट्स नहीं है वो सही बात को सुन सके। वो जो आपके व्यूवर्स जो ज्यादा, जिस पार्टी के ज्यादा व्यूवर्स होंगे आप उसी को दिखाएंगे। तो ये धंधा हमारे लोगों ने भी सीख लिया है। तो इस वजह से इस पूरी यात्रा की चर्चा नहीं हुई। हमने जितना हमारा सोशल मीडिया था उसमें हम लोगों ने किया, 20 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेशों को हम लोगों ने कवर किया। और हमने देखा कि आज 70-75 वर्षों बाद भी देश में हमारा जो समाज है वो, अब जैसे हम यहाँ दिल्ली जैसे शहर में बैठ के हम बड़ी बड़ी बातें कर लेते हैं, हम समझते हैं हम सब सोसाइटी का हिस्सा बन गए। लेकिन जब आप गांव में जाओगे, देहात में जाओगे तो हमारे समाज का 97% हिस्सा आज भी जानवरों से बदतर जीवन यापन करने को मजबूत है। हमें उसके लिए काम करना होगा, हमें उसके लिए इस देश में शासक बनना होगा। आप लोग ये भूल जाइए कि ये जो यहाँ 3% लोगों की, हमारे समाज में जो एक वर्ग उभर के आया है और उसी की बात यहाँ जो है तो सुनाई देती है। हमारे समाज का 97% हिस्सा है जिसकी कोई चर्चा ही नहीं होती, जिनके मुद्दों पे कोई डिस्कशन ही नहीं होता। हमें उनको टारगेट करना होगा, उनकी बेहतरी के लिए काम करना होगा, उन्हें अपने से जोड़ना होगा। उनके सहयोग से ही आप इस देश की शासन सत्ता में काबिज हो सकते हैं। तो आप सारे पार्टी के कैडर हैं, एक राष्ट्रीय कार्यकर्ता होने के नाते मैं आप लोगों को ये कहना चाहूंगा
कि आप लोग देसी लीडर तैयार करिए, जो गांव में रह रहा है, जो देहात में रह रहा है, जो वहां की स्थिति से वाकिफ है, उसे आप कैडराइट करिए, उसे आप तैयार करिए। वो इस सो कॉल्ड लीडर से बेहतर काम करके दिखाएगा और आपके मूवमेंट को गांव-गांव तक पहुंचाएगा। तो इसलिए आप लोग, मैं उम्मीद करता हूं कि आप जाके आप लोग जहां भी जिस स्तर में भी आए, आप लोग इस मूवमेंट को समझाने का, मूवमेंट कोई नया नहीं है, हमारे महापुरुषों ने इतिहास में जो काम आज तक यहाँ तक लेके आए हैं, जो काम बढ़ाया है, उसी को पूरा करना है और अलग से कोई मूवमेंट नहीं है। बस ये है कि आपको ईमानदारी, समर्पण और समझदारी, ये 3-4 चीजें हैं जिसको आप धारण करके अगर चलोगे तो निश्चित तौर पे हम अपने मिशन में कामयाब होंगे। तो मिशन हमारा, हमारे महापुरुषों का कोई हमारा नया मिशन नहीं है। उसको पूरा करने के लिए किन रणनीतियों पे काम करना है, उस पर हमें चर्चा करनी है। और आप ये भूल जाइए, आजकल जो अंबेडकरवादी चमचे हैं वो कांग्रेस की दलाली में लगे हैं। उनको लगता है कि कांग्रेस हमारी माई बाप है। तो उनको ये भूल जाना चाहिए कि जो ये 75 साल हैं, इन 75 वर्षों में ज्यादातर समय कांग्रेसी ब्राह्मणों ने राज किया है। उसके बाद भाजपा आई, तो आज भाजपा है, इसलिए लगता है कि भाजपा बड़ी खराब पार्टी है। लेकिन मानवर कांसीराम जी के शब्दों में, अगर आप मानवर कांसीराम जी के अनुयायी हैं तो आपको पता होना चाहिए कि मानवर कांसीराम जी कहते थे कि एक सांप नाथ है, एक नागनाथ। तो हमारे समाज के लिए ना तो भारतीय जनता पार्टी किसी काम की है और ना तो कांग्रेस पार्टी किसी काम की। अब सवाल यह है कि पूरे देश में यही जो ब्राह्मणवादी मीडिया है और जो इनके चेले चपाटे दल हैं, अगर आप कांग्रेस की तरफदारी नहीं करोगे तो कहेंगे कि भाजपा को मजबूत कर रहे हो। अगर आप भाजपा की तरफदारी नहीं करोगे कहेंगे कांग्रेस। उनको बताओ कि हम राजनीति अपनी विचारधारा पे करते हैं, कांग्रेस को मजबूत करने और भाजपा को मजबूत करने के लिए हम राजनीति करने नहीं आए। हमारी अपनी विचारधारा है और हर पार्टी अपनी विचारधारा के हिसाब से दल चूज करती है, किसके साथ हमको अलायंस करना है, किसके साथ नहीं करना है। अगर हम सत्ता में आएंगे तो किस दल के साथ खड़े होंगे। तो हमें क्लियर कट ये सोचना पड़ेगा कि अल्टीमेट जब तक हम अपनी ताकत नहीं बनाएंगे ये स्थिति बरकरार रहने वाली है। इसलिए इन चीजों पे ज्यादा माथा पच्ची ना करते हुए हमें अपनी ताकत का निर्माण करने में अपना समय लगाना चाहिए। 5 साल बाद सरकार बदल जाएगी तो हमारा किस्मत नहीं बदलने वाला, चाहे वहां कांग्रेस रहे चाहे भाजपा रहे। बस ये है कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो आक्रामक हिंदुत्व को शरण देती है, आक्रामक हिंदुत्व की राजनीति करती है। कांग्रेस पार्टी हो या आम आदमी पार्टी हो, सीपीआई हो, सीपीएम हो, ये उदार हिंदुत्व की राजनीति करती है। सबका एजेंडा एक ही है, इस देश को हिंदुत्व के दायरे में घुमाते रहना। तो इस हिंदुत्व की राजनीति को समझना होगा, इससे उभरना होगा। और हिंदुत्व की राजनीति से आप मुक्त तभी हो सकते हो जब आप बहुजन द्रविड़ राजनीति को ऊपर लेके आओगे। उस राजनीति को स्थापित करने के लिए हम लोगों ने मानवर कांसीराम साहब और पेरियार साहब को ऐसे आइकॉन आगे किया है। तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों को भी ये चीजें समझाएंगे, आप खुद समझेंगे। और जब हम इन सब चीजों को स्वीकार कर, धारण कर काम करेंगे तो निश्चित रूप से समाज जुड़ेगा और निश्चित रूप से हम अपने महापुरुषों के मिशन में कामयाब होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं